तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक ही होंगे। पिछली क्लास में हमने नाथ साहित्य पढ़ा था। आज हम रासो साहित्य पढ़ेंगे। देखिए, रासो काव्य दो रूपों में मिलता है, प्रबंध एवं वीर गीत ब्लेंडस। यानी दो रासो साहित्य दो रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य और वीर गीत। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक पृथ्वीराज रासो मिलती है। यद्यपि इसमें समय अनुसार भाषा में के परिवर्तन का आभास मिलता है। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि प्रबंध काव्य किस में लिखा गया है, पृथ्वीराज रासो किस में लिखा है, प्रबंध काव्य में। विसल देव रासो किस में लिखा गया है, वीर गीत में। आगे देखिए, प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, खुमान रासो। सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, खुमान रासो। पृथ्वीराज रासो नहीं, खुमान रासो। और वीर गीत वीर काव्य परंपरा का सबसे सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है, विसल देव रासो। वीर काव्य का परंपरागत ग्रंथ कौन सा है, विसल देव रासो। और प्रबंध का खुमान रासो। आगे देखिए रचनाएं रासो ग्रंथ की। खुमान रासो दलपति विजय 9वीं शताब्दी प्रबंध। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन है। इसमें 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। 17वीं शती के आसपास की है ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये मुख्य बिंदु याद नहीं होते तो ये खुमान रासो दलपति विजय 9वीं शती प्रबंध काव्य इतना तो जरूर याद करेंगे। ये जो हाइलाइटर किए हुए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजयपाल रासो 11वीं शती वीर गीत। विजयपाल रासो 11वीं शती वीर गीत। इसमें किसका वर्णन है, विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ का वर्णन है। ठीक है। आगे विसल देव रासो। विसल देव रासो किसका लिखा हुआ है, नरपति नालय। विसल देव रासो नरपति नालय 12वीं शती वीर गीत। वीर गीत यह एक विरह परक संदेश काव्य है। इसमें अजमेर के राजा चौहान की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की गाथा का वर्णन है। रासो होते हुए भी यह प्रबंध श्रृंगारी काव्य है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विसल देव रासो नरपति नालय 12वीं शती वीर गीत श्रृंगारी काव्य। 12 मासा का वर्णन इसमें राजस्थानी भाषा में रचित है। इस तरीके से याद करेंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई 12वीं शती प्रबंध पिंगल शैली। 12वीं शती पिंगल किस में लिखा गया, ये प्रबंध काव्य में। इसमें क्या है, शौर्य की वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उसकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य की वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उसकी प्रेम कहानी का भी वर्णन है। इसमें क्या है, 69 समय सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है। इसमें देखिए क्या है, छंद कितने हैं, छंद 68। छंद कितने हैं, 68। छंद कितने हैं, 68। और समय सर्ग कितने हैं, 59। समय सर्ग कितने हैं, 59। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समय सर्ग 59 और 68 प्रकार के छंदों का वर्णन है। आगे देखिए, इसमें क्या है, वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है। उसका अंगी रस वीर ही माना जाता है। इसमें रस कौन सा है, वीर। ठीक है। काव्य कौन सा है, प्रबंध। 12वीं शती रचना किसकी रचना है, किसका लिखा हुआ है, ये चंद्रवरदई का। इसे किसने पूरा किया, इसके पुत्र जलहड़ ने पूरा किया।
जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार 12वीं सदी वीर गीत प्रबंध। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन है। दोनों ग्रंथ अपर्याप्त है, किंतु सीठामच दयाल दास कृत राठौड़ ख्यात में उल्लेख है। क्या है? जयमंक जयचंद्रिका किसका लिखा हुआ है? मधुकर कवि का। जयमंक जयचंद्रिका मधुकर कवि 12वीं सदी प्रबंध काव्य। और जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार का है। इसमें वीरगति और जयमंक जयचंद्रिका में प्रबंध काव्य का वर्णन है। आगे है परमाल रासो जगनीक 13वीं सदी वीर गीत। परमाल रासो किस में लिखा गया है? वीर गीत। इसमें क्या है? आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड के नाम से गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आला खंड के नाम से गाया जाता है। इसमें केंद्र बैसाख फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के सर्वप्रथम 1865 में इसे करवाया। इसमें सिर्फ इतना याद कीजिए कि आला और उदल का वर्णन है। रणमल छंद श्रीधर। रणमल छंद किसका लिखा हुआ है? श्रीधर का। 14वीं सदी रणमल छंद श्रीधर किसका लिखा हुआ है? श्रीधर का। 14वीं सदी वीर गीत। इसमें पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त है। यह क्या है? रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त है। यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। आगे है शार्दर कृत हमीर रासो 14वीं सदी भी रासो काव्य है, जो भी अनुपलब्ध है। शार्दर कृत किसका है? हमीर रासो 14वीं सदी। इतना आता है। आगे है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये किसके हैं? विद्यापति के। कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसके हैं? ये दोनों विद्यापति के। 14वीं सदी का अंत और 15वीं सदी का आरंभ। इनका समय कौन सा है? 14वीं सदी का अंत और 15वीं सदी का आरंभ। प्रबंध पूर्व अपभ्रंश। ये कीर्तिलता किस में है? प्रबंध में। आगे इसमें क्या कहा है? ये तिरहुत के राजा कीर्तिलता के लिए लिखा गया है। इसमें किसका वर्णन है? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। और ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है। कहानी किसे कहा है? कीर्तिलता को। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में की है। किसकी? पेपर में कैसे आएगा? भृंगी संवाद में किसकी रचना की गई हुई है? विद्यापति की कीर्तिलता की। ठीक है, कीर्तिलता की रचना की हुई है। किसने की? विद्यापति ने। आगे है कीर्ति पताका। कीर्ति पताका किसका लिखा हुआ है? विद्यापति का। यह क्या है? यह अपर्याप्त है। तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। शिव सिंह की प्रशस्ति है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्दई। मिश्र बंधुओं ने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है? हिंदी का वास्तविक प्रबंध महाकवि चंद्रवर्दई को ही कहा गया है। महाकवि किसको कहा गया है? चंद्रवर्दई को। और महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। आगे देखिए क्या है? आचार्य शुक्ल ये चंद्रवर्दई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। महाकवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवर्दई। याद रखना दोस्तों, ये चंद्रवर्दई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। महाकवि चंद्रवर्दई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवर्दई ने।
ठीक है। आगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इनमें निखर कर आया है। वस्तुतः हिंदी के छंद और छंदों का राजा कहा जा सकता है। हिंदी में छंद और छंदों का राजा कहा जा सकता है। किसने कहा? ये कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे क्या है? शिव सिंह सेगर चंद्रवरदई को छप्पयों का राजा कहा गया। छप्पयों का राजा किसने कहा? शिव सिंह सेगर ने। किसको कहा? चंद्रवरदई को। शिव सिंह सेगर ने चंद्रवरदई को छप्पयों का राजा कहा। छप्पयों का राजा कौन? चंद्रवरदई। ये किसने कहा? शिव सिंह सेगर ने। बच्चन सिंह यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आगे देखिए, इनका सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है। सबसे बड़ा समय कौन सा है? कनवज युद्ध। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन सन 1865 ही में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने करवाया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, राजा दशरथ शर्मा तथा मीनाराम गंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया। किसने? दशरथ शर्मा और मीनाराम ने। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया। प्रथम अध्ययन किसने किया? श्री ग्राउस ने। सन 1973 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित है। जर्नल ये पत्रिका का नाम है, इसमें प्रकाशित है। अपने लेख में उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य के प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। ये चंद्रवरदई के अनुसार। सुमन राजे। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृतिक और अपभ्रंश के हैं। इस काव्य के अधिकांश छंद किसके? छंद प्राकृतिक और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं सदी में हुआ होगा, जब इनके छंदों का बोलबाला था। यह ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रासदी ने क्या कहा? छंदों के राजा ऐसे ही कहे जाते हैं। ये इन्होंने माना है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा विद्वान इनकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित है। कुछ प्रमाणिक मानते, कुछ अर्ध प्रमाणिक, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक कौन कौन से मानते हैं? मिश्र बंधु। किसकी बात हो रही है? पृथ्वीराज रासो की ग्रंथ की। मिश्र बंधु श्यामल दास, मोहन लाल और विष्णुलाल पांडे, कर्नल डायर। तो इसको किस तरह के याद करेंगे? श्याम, मोहन, विष्णु, पांडे। देखिए सारे श्याम, मोहन। श्याम किसको बोलते हैं? मोहन को। मोहन किसको बोलते हैं? विष्णु को। श्याम, मोहन, विष्णु, पांडे, कर्नल डाल। ये क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक कौन से मानते हैं? मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानते हैं? अप्रमाणिक कौन से मानते हैं? डॉक्टर वोलर, रामचंद्र शुक्ल, मुनिदेव प्रसाद। शुक्ल क्या मानते हैं? अप्रमाणिक। वोलर क्या मानते हैं? अप्रमाणिक। कविराज श्यामल दास
गौरीशंकर हीराचंद ओझा अप्रमाणिक। आगे देखते हैं, डॉक्टर वुलर ने 1875 में इसे जानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय किसका लिखा हुआ है? ज्ञानक का। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रमाणिक घोषित किया है। आचार्य शुक्ल ने माना है कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज शुक्ल क्या कहता है कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया सकता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, नकली है। कौन कहता है? ये शुक्ल। यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। ये क्या है? जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो ये क्या है? तत्कालीन इतिहास है। किसका? भारत का। ये कौन कहता है? जॉर्ज ग्रेसन। ये देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही करवाऊंगी टीजीटी पीजीटी के लिए। जो हाइलाइटर किए हुए हैं ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने को पूरी बुक को नहीं पढ़नी है, बुक को किस तरह से पढ़ना है ये बताए। पृथ्वीराज विजय कश्मीरी कवि जानक की रचना मानी जाती है। कश्मीरी कवि जानक की रचना मानी जाती है। कौन सी? पृथ्वीराज विजय। यह एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है, 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। ये पढ़ लिया था पहले। आगे क्या है? वुलर क्या कहता है? डॉक्टर वुलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि में यह अधिक प्रमाणिक है। ये किसको अधिक प्रमाणिक मानता है? पृथ्वीराज विजय को। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्वक वर्णन किया गया है, शारदा लिपि में रचित है। क्या? पृथ्वीराज विजय। बस इतनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। ये इसमें हम टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए तैयारी करेंगे और टीजीटी पीजीटी किसी भी मान लो टीजीटी पीजीटी किसी भी मान लो आता है तो इसमें तैयारी करेंगे हम हिंदी की। यूपी टेट इसमें भी मान लो किसी भी एरिया में। ये हरियाणा टीजीटी पीजीटी के लिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं। थैंक यू।